अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंसेस। न्यूक्लियर साइंसेस के इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले देखेंगे कि न्यूक्लियर साइंस होती क्या है और इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग एटम के ऊपर आते हैं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, और लास्ट पे हम लोग न्यूक्लियर टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नई नई चीज़ें सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर साइंसेस का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर साइंस होती क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, ये वर्ड न्यूक्लियर से निकला है। न्यूक्लियर के वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एटम की न्यूक्लियस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या मेकिंग है उसके रिलेटेड हो। तो इस वर्ड से हम इसकी डिफाइन को पता कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियर साइंस ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम के न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, उसकी एप्लीकेशंस, उसके इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। Nuclear science is the study of atomic nuclei, its properties, behavior, applications and interactions। तो न्यूक्लियर साइंस में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसमें आने वाली चेंजेस के बारे में और एटम के न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियर साइंस जो है ये एक बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में पढ़ें तो फिर जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये इसकी एक सब फील्ड है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी हम वही पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। सो बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जितना भी ये वाला टॉपिक है और ये वाली सारी वीडियो है वो हमारी सराउंड कर रही है एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द, क्योंकि न्यूक्लियर के वर्ड का मतलब ही न्यूक्लियस है और न्यूक्लियाई के अंदर आने वाली चेंजेस हैं। It deals with the study of changes and transformations of atomic nuclei, जैसे कि spontaneous and induced radioactivity, fission of nuclei and fusion of nuclei। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें कौन कौन सी चेंजेस पढ़ेंगे? Spontaneous and induced radioactivity। रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, ये वाला टॉपिक हम लोग डिटेल्ड में अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें अल्फा, बीटा और गामा डिके के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एटम है वो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता है। तो स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस होगा जिसमें एक एटम या न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होगा और वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करेगा और स्टेबल बन जाएगा। और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी वो होगी जो खुद ब खुद ही नहीं होगी, जिसको हम लोग करवाएंगे। हम कोई भी ऐसा रिएक्शन करते हैं जिससे जो हमारा एटम का न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाता है और एनर्जी इमिट करता है, तो हम उसको इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। उसके अलावा फिजन ऑफ न्यूक्लियाई हो सकती है कि एक जो बड़ा न्यूक्लियाई है वो टूट के छोटे न्यूक्लियाई बना दे। उसके अलावा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूज़ मतलब जुड़ना, छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बना दे। तो इस तरह की न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कि हमारी डेली लाइफ के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहाँ पे यूज़ हो रही है और इसको पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हमारी लाइफ में एनर्जी प्रोडक्शन जितनी भी हो रही है वो इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए से हो रही है। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ साइंस ड्यू टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। कि ये हमारी लाइफ में इसलिए इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्योंकि इससे हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम्स। और उस एनर्जी की वजह से ही हमारे पास न्यूक्लियर पावर आई है, एटॉमिक और हाइड्रोजन बम्स हमने क्रिएट किए। इट इज़ सेड दैट वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर एज। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर एज में रह सकते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट या न्यूक्लियर फिजिस्ट जो हैं उनके रहम पे ये दुनिया छोड़ी जा सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए न्यूक्लियर केमिस्ट या न्यूक्लियर फिजिस्ट जो हैं वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। और ये सब किस तरह से होता है? एटम्स के न्यूक्लियाई को यूज़ करते हुए। तो न्यूक्लियर केमिस्ट जो होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन इसी चीज़ में होती है कि वो एटम के न्यूक्लियाई के अंदर आने वाली चेंजेस को स्टडी करते हैं और उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हों।
अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसकी बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, जिसके ज़रिए से जो डॉक्टर्स हैं वो कैंसर, हार्ट डिजीज़ या इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनका पता चला सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ही यूज़ होती है। ये हमारी एयर, वाटर या सॉइल वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर मटेरियल साइंसेस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है। उसके अलावा रिसर्च के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं वो ये सर्च करते हैं कि एटम के न्यूक्लियाई का बिहेवियर किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप्स को समझते हैं, उनके ज़रिए से नई नई इन्वेंशंस करते हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिसिन, इन्वायरमेंटल साइंसेज, आर्कियोलॉजी एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजी क्या होता है? ये हमारी फॉसिल फ्यूल के डिस्कवरी को हम बोलते हैं, तो इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी बहुत हेल्प करती है। इसके ज़रिए से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास कोई भी ज़मीन है उसके नीचे कितने अमाउंट ऑफ फॉसिल्स प्रेजेंट होंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एटम है और उसका न्यूक्लियाई है, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीज़ डिस्कस करनी है वो एटम का न्यूक्लियस ही है। तो हम एटम से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एटम की बहुत सारी डिफाइंस हैं, तो इसको पढ़ते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ये एटम की एक सिंपलेस्ट डिफाइन है, आप चाहें तो कोई और डिफाइन भी कर सकते हैं। अब हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। प्रोटॉन्स का आपको पता है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉडल हमारे पास है उसको हम लोग एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे देखें एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या चीज़ होती है। द एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कि हमारा एटम जो है वो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट हुआ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और उन पार्टिकल्स को हम लोग अपने एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब इन 3 पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, मिजॉन्स वगैरह, इनको भी हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ही कहते हैं। और अब हम इन पार्टिकल्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल रिकॉग्नाइज किया गया था या डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन ही था। 1885 में पेरिन ने इसका नेगेटिव करैक्टर सजेस्ट किया था और उसके बाद फाइनली 1887 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। और जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ही है जो तमाम तरह के मैटर में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसका जो मास है और वेट है वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको सबसे पहले रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1917 में। और जो प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिकल चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन को 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये एक अनस्टेबल पार्टिकल है आउटसाइड द न्यूक्लियस। और जेम्स चैडविक ने बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट करवाई तो तब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की सैम्बल, मास और इनका चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास देखें जो है 1.673 क्रॉस 10⁻⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का मास देखें और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.109 क्रॉस 10⁻31 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ये तकरीबन इक्वल ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इनसे बहुत ही स्मॉलर है। मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज भी फिर बहुत ही छोटा होता है। अब आगे आता है रिलेटिव मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो है इससे बहुत ही स्मॉलर है। चार्ज का आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आगे मूव करते हैं पॉजिट्रॉन के ऊपर। इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, एंटी पार्टिकल होने का क्या मतलब है? अब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इस बात का ये मतलब है कि जो पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है इनका जो मास है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ऑपोजिट हैं अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। 1932 के अंदर एंडरसन ने पॉजिट्रॉन के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। इसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बिल्कुल बराबर है, लेकिन चार्ज इसका 1 है और पॉजिटिव 1 है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। पॉली ने 1931 के अंदर न्यूट्रिनो की इमिशन करवाई थी और उसने ही एंटी न्यूट्रिनो की इमिशन करवाई थी एक रिएक्शन के ज़रिए से, जो कि बीटा डिके और प्रोटॉन डिके का रिएक्शन था। स्टूडेंट्स, ये अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके और उसके साथ रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को। इन दोनों का जो मास होता है वो बहुत ही लो होता है, हत्ता कि इलेक्ट्रॉन के मास से भी बहुत ज़्यादा छोटा इनका मास होता है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो होते हैं ये कॉस्मिक रेज के पार्टिकल्स होते हैं। कॉस्मिक रेज कौन सी रेज होती हैं? ये बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं जो हमारी आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम पे प्रेजेंट होती हैं। लास्ट पे है मिजॉन्स। 1934 में युकावा ने पोस्टुलेट किया थी इनकी एग्जिस्टेंस को, और इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरमीडिएट मतलब उनके दरमियान में ही आता है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी न्यूक्लियर टर्म्स। न्यूक्लियर टर्म्स जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लाइड, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोट्यून्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हमारे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है मास नंबर। द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर को अगर हम सम अप कर दें तो वो हमारा मास नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A यहाँ पे मास नंबर है और जो Z है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर है और जो N है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन नंबर। सिंपल है, नेम से शो हो रहा है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं उनको हम लोग न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है न्यूक्लियॉन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। दीज आर पार्टिकल्स कंप्राइजिंग ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन जो है ये प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लाइड्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको गौर से समझे। Any species of atom with a definite number of protons and neutrons is called a nuclei। कि ऐसी स्पेशीज जिसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्पेसिफाई किए गए हों उसको हम लोग न्यूक्लाइड कहते हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। इसमें हमारे पास सैम्बल ऑफ एलिमेंट होती है, एटॉमिक नंबर भी दिया होता है और वो कहाँ पे दिया होता है? लोअर सबस्क्रिप्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पे, और मास नंबर भी दिया होता है जो कि अपर सबस्क्रिप्ट पे होता है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लाइड की जनरल एग्जांपल दी हुई है। ये X रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी सैम्बल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की सैम्बल, और उसके लेफ्ट साइड पे अपर स्क्रिप्ट के ऊपर उसका मास नंबर दिया हुआ है, मतलब उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है जिसको Z से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये जनरल एक न्यूक्लाइड है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लाइड हमने लिया हुआ है, तो न्यूक्लाइड ये पूरा जो फार्मूला है इस पे कंसिस्ट कर रहा है, जिसमें हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर और एलिमेंट की सैम्बल तीनों चीज़ें बताई गई हों, उसको हम लोग न्यूक्लाइड कहते हैं। अब आ जाता है आइसोटॉप्स का टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये आप छोटी क्लासेस में हर क्लास में तकरीबन पढ़ते आ रहे हैं। ये तो आपको अच्छे से याद होगा कि आइसोटॉप्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। लेकिन इसके साथ हम इसके रिलेटेड 2 टर्म्स और भी पढ़ने जा रहे हैं,
जो कि आइसोबार्स और आइसोट्यून्स हैं। इन तीनों का डिफरेंस आपने अच्छी तरह समझना है। यहाँ पे आइसोटॉप की एग्जांपल दी हुई है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ये आपको पता है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे कार्बन के आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर का आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं, और जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उन दोनों के सम को हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, तो मास नंबर 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो गया, इसलिए मास नंबर चेंज हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बिल्कुल सेम रहा। नेक्स्ट आ जाता है आइसोबार्स। ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर और जो n वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होता है। मतलब मास नंबर का आपको पता है कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो सेपरेट वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन तीनों का मास नंबर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन तीनों का जो एटॉमिक नंबर या n वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। लास्ट पे आता है आइसोट्यून्स। आइसोट्यून्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 12, नाइट्रोजन 13 और ऑक्सीजन 14 है। अगर इसकी एग्जांपल लें तो इन तीनों के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन इनके प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे मैंने छोटा सा एडिशनल टॉपिक ऐड किया है क्योंकि ये वाली चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इनको अच्छी तरह समझें। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोट्यून का डिफरेंस जो है आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जो होते हैं वो सेम है, और आइसोबार्स में एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। मास नंबर से मुराद है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो सम है वो आइसोबार्स में सेम होता है, और आइसोट्यून्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अब आइसोटॉप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब कुछ डिफरेंट होता है, जबकि आइसोट्यून के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब ये नेम से शो हो रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स। ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसलिए इस तरह आइसो मीन्स सेम। बैरोज का मतलब होता है वेट, मतलब इसका वेट डिफरेंट है। आपको पता है कि वेट क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर रही होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मिलके हमारे एटम का वेट डिसाइड करते हैं, मतलब मास नंबर। आइसोबार्स में मास नंबर जो है वो सेम होता है। लास्ट पे है आइसोट्यून्स। आइसो मीन्स सेम एंड n मीन्स न्यूट्रॉन्स। तो ये लास्ट पॉइंट से आप तीनों को याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और अगर आपकी कोई सजेशन हो मेरे लिए तो मुझे वो भी लाजमी दिया करें, ताकि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और आपकी पसंद के टॉपिक्स बनाऊं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।